हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी का प्रयास 2.0 में। बच्चों, आज की इस क्लास में हम 2020 के पेपर की कंप्लीट मैथ को सॉल्व करने वाले हैं। सो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 100 तक जो मैथ के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। किस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में आएंगे तो हम उनको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ओके, तो पहला ही क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है हमारा 81 और 81 क्वेश्चन में बोला गया है नीचे दिए गए आयत में x का मान होगा। द वैल्यू ऑफ x इन फॉलोइंग रेक्टेंगुलर इज, यानी कि इस आयत में जो x का मान है वो हमें बताना है। देखिए बच्चों, आप यहाँ पे एक आयत को देख सकते हो और ये आयत का एक विकर्ण है डायगोनल, ठीक है, और एक दूसरा ये डायगोनल है। यहाँ पे इसका जो मान है, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं पहले इस आयत को ABCD, ताकि हमें समझने में आसानी हो। और जो यहाँ पे डायगोनल काट रहे हैं उसको हम O नाम दे देते हैं। तो बच्चों, इसका जो विकर्ण है AC है ना, और BD, ये दो इसके दो विकर्ण हैं। और जो AO का मान दिया गया है, AO हमारा कितना है बेटा, 4x है, ठीक है। और जो CO है, CO मतलब यहाँ O से लेके C तक का पॉइंट, ये दिया गया है हमें कितना, ये दिया गया है 40। तो हमें x का मान है वो बताना है। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियरली बता दूं, देखो जो आयत के विकर्ण होते हैं, ठीक है, ये वाला जो विकर्ण है एक दूसरे को दो भागों में डिवाइड करते हैं। आयत के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब कि जो AO बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, CO के। आपने पढ़ा होगा इस प्रॉपर्टी को कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को दो भागों में विभाजित करते हैं, दो समान भागों में विभाजित करते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस वाली प्रॉपर्टी से दोस्तों क्या होगा, जो हमारा AO है वो बराबर हो जाएगा हमारा CO के, ठीक है। यानी कि जो हमारा 4x है वो बराबर हो जाएगा हमारा 40 के। बस यहां से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो x हमारा इक्वल हो जाएगा 40 बटे में 4 के, और 4 का 40 में भाग कर देंगे तो आ जाएगा 10। यानी हमारा x बराबर है वो 10 के बराबर है। तो इस तरीके से हम x की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू आएगी हमारी 10 और A ऑप्शन में 10 दिया गया है, तो 81 का आंसर हो जाएगा A ऑप्शन 10। x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 82। तो 82 क्वेश्चन में दिया गया है AQ प्लस BQ, AQ प्लस BQ का पेशार होगा। देखिए हमारी एक इक्वेशन होती है, समीकरण होती है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है कि इसका AQ और BQ का मान कितना होता है। तो इस इक्वेशन का बेसिकली आप सभी को पता होना चाहिए। इस इक्वेशन का जो मान होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, AQ प्लस BQ बराबर हमारा होता है A प्लस B, और ब्रैकेट में आता है इसके A स्क्वायर माइनस AB और प्लस का B स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए, AQ प्लस BQ बराबर होता है हमारा A प्लस B के, और ब्रैकेट में A स्क्वायर माइनस AB प्लस के B स्क्वायर के, यानी कि इसका A ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 83। 83 क्वेश्चन में बोला गया है 1331 का घनमूल है। 1331 का हमें घनमूल बताना है। घनमूल बताने के लिए हम क्या करते हैं, इसका घन LCM करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1331। अब जो हमारा 1331 है, ना तो वो 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 5 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, ये 11 से कटेगा। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, ठीक है, ये 23 हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, एक बचेगा तो ये फिर से 11 हो गया, यानी कि 11 एकम 11, 121 मिल जाएगा। 121 फिर से हमारा 11 से कटेगा, और ये 11 से फिर से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब कि जो 1331 है उसको अपन लिख सकते हैं 11 की घात 3, यानी कि 1331 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 11 होगा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1331 का जो घनमूल होगा, क्यूब रूट होगा, वो 11 हो जाएगा। 83 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। 84 क्वेश्चन में बोला गया है जब बैंक में निश्चित समयावधि के लिए पैसा जमा किया जाता है तब इसे कहा जाता है। इंग्लिश में ही पढ़ देता हूं, व्हेन मनी इज डिपॉजिट इन अ बैंक फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज कॉल्ड। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि जब एक निश्चित समय के लिए बैंक में पैसा जमा किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बचत खाता, चालू खाता, सावधि जमा खाता, और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जब एक निश्चित समय के लिए बैंक में पैसे को जमा किया जाता है ब्याज कमाने के लिए, तो उसको बोला जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट। आपने सुना भी होगा, इसको क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, और शॉर्ट में अपन इसको बोल देते हैं FD। आपने कभी कभी सुना होगा लोग बोलते हैं कि बैंक में FD करा लो, ठीक है। तो यही जो एक निश्चित समय के लिए जब हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, उसी को FD बोलते हैं। और हिंदी में इसको बोला जाता है सावधि जमा खाता, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इंग्लिश में बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और हिंदी में बोलते हैं सावधि जमा खाता। तो 84 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 85 एंड 85 क्वेश्चन में बोला गया है आकृति में x का मान है। जो ये आकृति दी गई है इस फिगर में हमें x की वैल्यू है वो बतानी है। तो यहाँ पे एक एंगल 50 का है, एक 130 का है, एक 120 का है और एक x है। देखिए एक चतुर्भुज है और हमें पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों कोणों को जोड़ेंगे और 360 के बराबर में रख देंगे। तो पहला एंगल है हमारा 50, दूसरा है हमारा x, तीसरा है हमारा 120 और चौथा है हमारा 130। तो इन चारों एंगल को हम जोड़ देंगे और बराबर में रख देंगे 360 डिग्री के। ठीक है, यहाँ पे डिग्री का चिन्ह भी मैं लगा देता हूं। अब हमारा 50, 120 और 130 जुड़ जाएगा। इसको हम सबको जोड़ देंगे 50, 120 और 130 को, तो हो जाएगा 300 प्लस में x और बराबर में हो जाएगा 360। यहां से अगर हम x का मान निकालेंगे तो x हमारा बराबर हो जाएगा 360 माइनस के 300 के। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 360 माइनस का 300। x की यहां से हम वैल्यू निकालेंगे, 360 में से 300 चला जाएगा तो बचेगा 60 डिग्री। यानी हमारा जो x है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। x का मान हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसमें x का मान ही बताना था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86। द फैक्टर ऑफ 7x स्क्वायर प्लस 48x बाई माइनस का 7y स्क्वायर का इज, मतलब कि 7x स्क्वायर प्लस 48x बाई माइनस का 7y स्क्वायर का गुणनखंड बताना है। ठीक है, इसके गुणनखंड करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। गुणनखंड करना मैंने क्लास में सिखाया हुआ है, तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा, उसमें आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम गुणनखंड करते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा 7y स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बीच वाला पद रहता है इसका, इसको हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ इसको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे हमें 49 मिले। 49 क्यों चाहिए, क्योंकि हम 7 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। ठीक है, तो हमें इस 48xy को ऐसे लिखना है कि हमें गुणा करने पे कितना मिले, 49 मिले, और या जोड़ने या फिर घटाने पे 48xy ही मिले। तो इसको हम तोड़ देते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 49xy माइनस का xy और माइनस का 7y स्क्वायर। ठीक है, देखो हमारा 7x स्क्वायर और 7y स्क्वायर सेम रहेगा। 49xy में से एक xy चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, 48xy बच जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करेंगे, इन दोनों पदों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो 7x स्क्वायर प्लस 49xy में से हमें देखो 7x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, इसमें से 7x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे 49 में से 7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 7 बचा, और x को हम पहले ही कॉमन ले चुके थे तो यहाँ पे मिलेगा हमें y। ठीक है, ये हमें यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा। यहाँ पे भी हम कुछ कॉमन देखेंगे, तो देखो इन दोनों पदों में हमें सिर्फ बाई ही कॉमन मिल रहा है, माइनस का बाई कॉमन मिल रहा है। ठीक है, तो माइनस बाई को हमने कॉमन ले लिया। माइनस बाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 7y, प्लस का 7y बचेगा क्योंकि हमने माइनस का बाई है वो बाहर लिया है। तो यहाँ पे बचा x प्लस 7y। अब देखो यहाँ पे भी x प्लस 7y है और यहाँ पे भी x प्लस 7y है, तो एक x प्लस 7y को हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा 7x और यहाँ पे बचेगा माइनस का y। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो कुछ ये होंगे, x प्लस 7y और 7x माइनस का y। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में जो आपको दिए गए हैं वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, x प्लस 7y और 7x माइनस y। इसके जो गुणनखंड होंगे वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले हम बीच वाले पद को तोड़ते हैं, फिर उसमें से कुछ कॉमन लेते हैं और गुणनखंड को करते हैं। तो इस तरीके से पूरा हमारा गुणनखंड हो जाएगा और इसका आंसर आएगा x प्लस 7y और 7x माइनस y। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 87। किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप होगी। मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन एट द सेंटर इंस्क्राइब इन द सर्कल इज। यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वृत्त है, मान लेते हैं कि एक हमारा ये वृत्त है। ठीक है, और इसके अंदर एक समषटभुज बना हुआ है। समषटभुज क्या होता है, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, कुछ इस तरीके का एक शेप। ठीक है, इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें 6 भुजाएं हैं। तो बताना कि 6 भुजाओं का जो कोण है, इन 6 भुजाओं से जो कोण बन रहे हैं वो केंद्र पर कितना कोण अंतरित करेंगे। एक बार मैं इसको बना देता हूं। देखो जो एक कोण बन रहा है ना यहाँ पे केंद्र पर, इस कोण की हमें माप बताना है कि जो ये छोटे छोटे कोण बन रहे हैं
उनकी माप कितनी होगी। देखो वृत्त पे जो टोटल कोण होता है, वृत्त के केंद्र से जो पूरा कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। ठीक है, एक पूर्ण वृत्त कितने केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो टोटल कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे कुल 6 कोण बन रहे हैं। ठीक है, देखो टोटल जो कोण बनेंगे 1 से लेके 6 तक वो कितने डिग्री के बनेंगे, 360 डिग्री के बन रहे हैं। और हमें यहाँ पे सिर्फ एक कोण की माप बताना है कि जो एक कोण अंतरित करेगा उसकी माप क्या होगी। तो यहाँ पे टोटल कोण 360 डिग्री के बन रहे हैं, हमें एक कोण की बतानी है। ठीक है, टोटल इसमें 6 कोण है तो हम इसमें 6 से भाग कर देंगे, 6 का 360 में भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 60 डिग्री। मतलब कि जो एक केंद्र पर कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही सिंपल वाले कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करा दिया है। अगर आप इसका कहीं पे सॉल्यूशन देखोगे तो आपको बहुत लेंथी मिलेगा। ठीक है, तो टोटल कोण बन रहे हैं 360 डिग्री का और टोटल कोणों की जो संख्या है वो 6 है, तो एक कोण कितने का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 60 डिग्री। इसके बाद 88 क्वेश्चन है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तो उनके संगत कोण होते हैं। If a transversal line intersect two parallel lines, then their corresponding angle are, यानी कि एक दो समांतर रेखाएं हैं और इसको यदि एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, समान होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने ये चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है कि यदि दो समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये प्रॉपर्टी भी होती है। तो 88 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इक्वल। इसके बाद 89 क्वेश्चन है, यदि एक व्यापारी अपने सामानों की कीमत खरीद की कीमत से 25% बढ़ाकर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है, यदि वह एक सामान 875 में बेचता है तो सामान की खरीद की कीमत है, इंग्लिश में है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड 25% above the cost price and allows a discount of 12.5% on the market price. If he sells an article for 875 rupees, then the cost price of the article is। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य को बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेल्स प्राइस। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें दिया गया है कि विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस कितना है, इसका सेल प्राइस, इसका ध्यान रखना, सेल प्राइस कहलाता है विक्रय मूल्य 875 रुपए। 875 रुपए बाद तब उस सामान को बेचता है जब उस पर 12.5% की छूट देता है। छूट को बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हो जाएगा 12.5% का। ठीक है, किसी सामान का मान लो जो कीमत है, यहाँ पे कीमत कितनी है, मार्क प्राइस यानी कि इसका अंकित मूल्य, इसका जो अंकित मूल्य है वो x रुपए है। अब वो क्या कहता है कि इस x रुपए पे 12.5% का डिस्काउंट देता है और उसको कितने में बेचता है, 875 रुपए में बेचता है। तो हमें पहले तो इस अंकित मूल्य को फाइंड करना है। ये क्या है, हमारा अंकित मूल्य है। ठीक है, अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस। तो इसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका अंकित मूल्य निकालेंगे। अब अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, तो देखो वो बेचता है 875 में, ठीक है, और डिस्काउंट कितने का देता है, 12.5% का देता है। यानी कि हम 100 में से घटा देंगे 12.5% को और गुणा में आ जाएगा हमारा 100। तो यहाँ से x जो कि हमारा अंकित मूल्य है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 875 बटे में 100 में से 12.5 जाएगा तो बचेगा 87.5 और गुणा में आ जाएगा 100। इसको यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो 87.5 का हम 875 में भाग करेंगे तो आएगा 10, क्योंकि एक दशमलव लगा हुआ है, संख्या दोनों ऊपर और नीचे सेम ही है, एक दशमलव बस का अंतर है। तो ऊपर यहाँ पे भाग करने पे आ जाएगा 10 और गुणा में आ जाएगा 100। गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1000। यानी कि जो हमारा अंकित मूल्य है, ठीक है, जो हमारा अंकित मूल्य है वो कितना है, अंकित मूल्य हो जाएगा हमारा 1000 रुपए। ओके, अब देखो अंकित मूल्य तो हमें पता चल गया, लेकिन उसका जो कॉस्ट प्राइस था उसमें वो क्या करता था कि 25% बढ़ा देता था। मतलब कि जो अभी अपन को अंकित मूल्य मिला हुआ है 1000 रुपए, वो 25% बढ़ा हुआ प्राइस है। ठीक है, अभी ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, क्योंकि वो जो भी उसका कॉस्ट प्राइस था उसमें वो 25% बढ़ा देता था, तो उसका जो अंकित मूल्य है वो होता था। ठीक है, तो देखो जो यहाँ पे हमारा क्रय मूल्य होगा वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे, देखो तो ऊपर आएगा हमारा अंकित मूल्य है हमारा 1000। अब वो क्या करता था, 25% बढ़ा देता था। छूट में हम 100 में से घटाते हैं और जब हमें बढ़ाना होता है तो हम उसमें जोड़ते हैं। तो 25% बढ़ाता था, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 + 25, ठीक है, और गुणा में आ जाएगा हमारा 100।
यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1000 गुणा में 100 और नीचे आ जाएगा हमारा 125। इसको सॉल्व करते हैं, इसको 25 से काट देते हैं तो 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। ठीक है, ऊपर मिल गया हमें 1000 गुणा में 4 और बटे में मिल गया 5। सॉल्व कर लेंगे तो हो जाए, इस 5 से इस 1000 को काटेंगे तो मिलेगा 5 5 दूनी 10 200 और 200 का 4 के साथ गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 800। यानी इसका जो किराया मूल्य था, कॉस्ट प्राइस था, वो कितना था? 800 रुपए था। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 800 रुपए हो जाएगा। और एक बार हम ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे सी ऑप्शन में सेम हमें 800 रुपए दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो 800 रुपए हो जाएगा, सी ऑप्शन। यानी कि इस जो उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस थी, क्रय मूल्य था, वो कितना था? 800 रुपए था। इस क्वेश्चन को हम उल्टा सॉल्व करते हैं। पहले 875 का 12.5% हमने छूट निकाला तो हमें मिल गया अंकित मूल्य, और फिर अंकित मूल्य में से हमने उसका 25% निकाला तो मिल गया हमें उसका क्रय मूल्य। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है और इसका आंसर आ गया है 800। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 90। एक त्रिभुज के कोण 2, 4 और 3 के अनुपात में है तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण होगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण है वो इनका अनुपात 2, 4 और 3 है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो हमारा पहला कोण है उसका अनुपात है 2, दूसरे कोण का अनुपात है 4 और तीसरे कोण का अनुपात है 3। आपको पता है त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। ठीक है, इस तरीके से त्रिभुज है। अब यहाँ पे अनुपात दिया गया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे। जहां पे भी देखो अनुपात दिया रहे वहां पे हमेशा x ले लेना, क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बोला गया था एक त्रिभुज के कोण 2, 4, 3 के अनुपात में है तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें इसका कोण निकालना है कि जो 1 और 2 और 3 एक कोण है, इनकी माप क्या है। अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो इसको हम सबसे पहले निकालते हैं कि ये तीनों कोणों की माप क्या है। तो कोण 1, कोण 2 और कोण 3, इन तीनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 180 अंश होगा। यहाँ पे इन तीनों कोणों की वैल्यू रख देते हैं। पहला कोण है हमारा 2x, दूसरा है 4x और तीसरा है 3x, बराबर हो जाएगा हमारा 180 अंश के। सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 3 7 और 1 9x। ठीक है, 2 4 6 और 3 9x बराबर में 180। x बराबर आ जाएगा हमारा 180 और बटे में 9 के। 9 का भाग कर देंगे 180 में तो आ जाएगा 9 दूनी 18 और 0 यानी कि 20 डिग्री। x का मान कितना है? 20 डिग्री है। यहाँ पे रख देंगे तो हो जाएगा हमारा 2 गुणा में 20 यानी कि 40। ठीक है, 2x था, x की जगह पे 20 रख दिया, गुणा हो जाएगा तो 40 आ गया। यहाँ पे 2 गुणा में 20 यानी कि 4 गुणा में 20, क्योंकि यहाँ पे 4x है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? 4x आएगा, तो हो जाएगा 4 गुणा में 20 यानी कि 80 और यहाँ पे 3x यानी कि 3 गुणा में 20 यानी कि 60। अब हमें क्या करना था? सबसे छोटा कोण बताना था। तो 40, 80 और 60 में से जो सबसे छोटा कोण है वो 40 डिग्री है। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा कोण क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से हम त्रिभुज के तीनों कोणों को फाइंड कर लेंगे। तो 90 का क्वेश्चन हो जाएगा, 90 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 40 डिग्री। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 91। अंकित मूल्य पर दी गई छूट को कहते हैं। देखिए अभी जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था 89, उसमें क्या था? अंकित मूल्य पर जो छूट दी गई थी उसको क्या कहते हैं? देखो इंग्लिश में बोलते हैं उसको डिस्काउंट और हिंदी में बोलते हैं बट्टा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, कंसेशन ऑन मार्क्ड प्राइस इज कॉल्ड डिस्काउंट। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 92 क्वेश्चन है हमारा। 10.24 का वर्गमूल होगा। इस 10.24 का वर्गमूल क्या होगा, इसको हमें फाइंड करना है। देखो जो 1024 होता है ना, वो वर्गमूल होता है हमारा 32 का। कितने का होता है? 32 का। अगर आप 32 गुणा में 32 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 1024 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 दशमलव के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो अगर हमें इसका पॉइंट में निकालना है तो हम यहाँ पे 3 के बाद भी क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। यानी कि 3.2 का जो वर्गमूल होगा वो क्या होगा? 10.24 होगा। यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो 1024 जो वर्गमूल होता है वो कितने का होता है? 3.2 का होता है। तो 92 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 92 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। इसके बाद 93 क्वेश्चन में बोला गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 4 सेंटीमीटर का है, तो जीवा की माप होगी। A chord of a circle of radius 5 centimeter is at a distance 4 centimeter from the center. Then the measure of the chord is। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो चित्र यहाँ पे मैंने वीडियो एडिटिंग में मैं लगा दूंगा, चित्र आपको दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का है। इसका जो ओबी की लंबाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ओसी की लंबाई है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें इस बीसी को फाइंड करना है। अब बीसी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है हमारा आधार के वर्ग के, ठीक है, और लंब के वर्ग के। आधार का वर्ग और लंब का वर्ग जो बराबर होता है वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण है हमारा 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ओबी कितना है हमारा, ओबी है हमारा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर। और बीसी हमारा पता नहीं है, तो बीसी का स्क्वायर ही रहेगा। यहां से हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25, 4 का 16 प्लस बीसी स्क्वायर। यहां से हम बीसी को फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 16 बराबर बीसी का स्क्वायर। तो ये बचेगा हमारा 9 बराबर हो जाएगा हमारा बीसी स्क्वायर के, और बीसी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 9 के, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इस साइड वर्गमूल आ जाएगा। तो बीसी बराबर हो जाएगा हमारा कितना, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब आप देखो जो बीसी है, चलो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। अब देखो जो एसी है, ठीक है, एसी हमारा बराबर है 2 गुणा में बीसी के, ठीक है, 2 गुणा में बीसी के है। अब यहाँ पे एसी का मान बताना है तो हो जाएगा 2 गुणा में बीसी का मान कितना है, 3 है। 3 का 2 के साथ गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6, ठीक है। और 2 गुणा में बीसी इसलिए है क्योंकि देखो जो ए बी बराबर है वो किसके है, बीसी के है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको 2 भागों में विभाजित करता है, इस वजह से जो ए बी बराबर होगा वो बीसी के होगा, ठीक है। और जो ए सी बराबर होगा वो 2 गुणा बीसी के होगा। तो 2 का गुणा अपन बीसी में कर देंगे तो हो जाएगा 6, और एसी का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ब्रश से जो जीवा पर लंबाई डाली गई है, जो लंब डाला गया है, अगर 4 सेंटीमीटर का लंब डालेंगे तो जो जीवा की लंबाई होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। 94 क्वेश्चन में बोला गया है 5 बार 1 और इसका स्क्वायर का मान बताना है। देखो यहाँ पे 5 बार ऐसे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका हमें वर्ग बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 1 कितने बार लिखा हुआ है, तो 5 बार लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 5 तक की गिनती लिख लेंगे, लिख ली। 5 बार 1 था तो 5 तक की गिनती लिख ली। और अब हम क्या करेंगे, इसकी उल्टी गिनती लिखेंगे। तो 5 के बाद आता है हमारा 4 3 2 1, ये इसका मान हो जाएगा। ये ट्रिक है जो कि मैंने आपको क्लास में भी सिखाई हुई है। तो इस तरीके से इसका जो मान होगा वो होगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी कि ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा 95, ए की घात 4 गुणा में ए की घात 3 का मान है। देखो हमें एक रूल पता है, अगर गुणा में कोई संख्या हो तो उसकी घातें कैसी होती हैं, जुड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे सॉरी m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की घात 4 है और गुणा में ए की घात 3 है, दोनों घातें जुड़ जाएंगी तो हो जाएगा 4 प्लस 3, और 4 प्लस 3 को जोड़ देंगे तो 7, यानी इसका जो मान है वो ए की पावर 7 है। तो 95 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ए की पावर 7। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 96, एंड 96 क्वेश्चन में बोला गया है 2401 की पावर 1/4 और गुणा में 81 की पावर 1/4, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2401 का एलसीएम करते हैं, ठीक है, इसको घातों के रूप में लिखने के लिए। तो ये कटेगा हमारा कितने से, आई थिंक ये कटेगा हमारा 7 से कटेगा, ठीक है। ओके, तो 7 से काट देते हैं, 7 × 21, तो ये हो जाएगा हमारा 30, 7 चौको 28, तो ये फिर से 21 हो जाएगा, और 7 × 21 343 आ गया। 343 को काटेंगे तो मिलेगा हमें 7 से कटेगा, ये 3 लिख दिया मैंने, नो 7 से कटेगा, ठीक है। तो 7 चौको 28 और 7 नाम 63, 49 आ गया। फिर से 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 से 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि अपन 2401 को लिख सकते हैं 7 की घात 4, और 81 का तो हमें पता ही है, आप एलसीएम भी कर सकते हो। देखो 81 को लिख सकते हैं बेटा अपन 3 की घात 4, है ना। इसी तरीके से आप एलसीएम करना, तो 81 4 बार में कट जाएगा 3 से। तो 2401 को लिख देंगे हम 7 की घात 4, और इसके ऊपर पूरे की घात आ जाएगी 1/4 की, ठीक है, बिल्कुल सेम। यहाँ पे सिर्फ हमने मान रख दिया है। यहाँ पे 81 दिया गया, 81 को लिखेंगे हम 3 की घात 4, और इस पूरे पर घात आ जाएगी 1/4 की। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लास में मैंने पढ़ाई हुई है। ए की पावर m है और इस पूरे की पावर n है, तो इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा, 7 की पावर है 4 और इसकी पूरे की पावर है 1/4, तो इन दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, आ जाएगा 7 की पावर 4 गुणा में 1/4। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा, 3 इसकी पावर है 4 गुणा में 1/4, इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 से 4 कट गया,
यहाँ पे बचा 7 और यहाँ पे बचा 3, ठीक है, क्योंकि 7 की पावर 1 का मान कितना होता है, 7 ही होता है, और 3 की पावर 1 का मान भी कितना होता है, 3 होता है। दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 3 21, ठीक है। तो इस पूरी जो इतनी बड़ी संख्या लग रही है इसका मान कितना है, 21 है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले एलसीएम किया, देन उसके बाद उसकी घातों के रूप में लिखा और घातों को काट दिया, तो इसका 21 आंसर हमें मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 97 क्वेश्चन है, एक सिक्का जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर उसकी परिधि की माप होगी। द डायमीटर ऑफ अ कॉइन इज 2 सेंटीमीटर, इट्स सरकमफ्रेंस इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो बोला गया है व्यास कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या होगी इसकी, त्रिज्या होगी इसकी 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। अगर व्यास 2 सेंटीमीटर का है तो त्रिज्या कितने सेंटीमीटर की हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब हमें पता है परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, ठीक है, सरकमफ्रेंस यानी 2πr। मान रख देंगे तो हो जाएगा 2π और r का मान कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो दोनों का गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 2π, यानी इसकी जो परिधि है वो कितनी है, 2π है, ठीक है। व्यास को बोलते हैं डायमीटर, त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस, परिधि को बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो 2π है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 98 क्वेश्चन है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण होते हैं। देखो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो विपरीत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो 98 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इक्वल। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 99। यदि 3x + 4 अपॉन में 2 - 6x बराबर है -2/5 के, तब x का मान क्या होगा। x की वैल्यू बतानी है। सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3x + 4 अपॉन में आ जाएगा 2 - 6x बराबर में हो जाएगा -2/5 के। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 का गुणा होगा 3x + 4 के साथ, तो आ जाएगा 15x + 20, और यहाँ पे 2 - 6x का गुणा होगा -2 के साथ, तो आ जाएगा -4 और +12x, ठीक है। -2 का 2 के साथ गुणा होगा तो -4 और -6x के साथ होगा तो +12x। अब x को इस एक तरफ लेके आएंगे और नंबर को दूसरी तरफ लेके आएंगे, तो हो जाएगा 15x और यहाँ पे हो जाएगा -12x बराबर में -4 और ये 20 जाएगा प्लस का इस तरफ, तो हो जाएगा -20। 15x में से 12x चला जाएगा तो बचेगा 3x और हो जाएगा -24। x बराबर आ जाएगा -24/3, भाग कर देंगे तो आ जाएगा -8, यानी x का जो मान है वो कितना है, -8 है। तो इसका जो आंसर होगा वो -8, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 99 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन -8। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। चलो तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100वां। एंड इस 100वें क्वेश्चन में बोला गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर इज, यानी कि 5000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। चलिए लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो देखो पी यानी मूलधन, मूलधन दिया गया है हमें 5000, रेट आर है हमारा 10%, टाइम टी हमारा है 2 ईयर, ठीक है। अब देखो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका सूत्र होता है CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ये होता है हमारा P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर T, और इस पावर को N भी लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कभी कभी T लिखा रहता है, कभी कभी N लिखा रहता है। मान रख देंगे तो हो जाएगा 5000, P की जगह पे 5000, ठीक है, 1 + R की जगह पे 10 और इसके बटे में आ जाएगा 100 और इसकी घात आ जाएगी 2। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5000 हमारा सेम रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 + अब 10 एकम 10 और 10 का 100 में करेंगे तो 10 बार जाएगा, 10 एकम 10 और 10 धाम के 100 यानी कि 100, 1/10 मिल जाएगा यहाँ पे, और इसकी घात हो जाएगी 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे भिन्न करके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5000 हमारा सेम रहेगा। देखो इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 10 आएगा, 1 का 10 में भाग करेंगे तो 10 बार जाएगा और 10 का 1 के साथ गुणा कर देंगे तो 10 आ जाएगा। यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इन दोनों की घात क्या रहेगी, 2 रहेगी। हो जाएगा 5000। देखो 10 और 1 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 11/10 और घात कितनी की आ जाएगी, 2 की आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 5000 गुणा में 11/10 की घात 2 है, यानी कि हम इसको 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे,
क्या मिल गया हमें 50 गुणा में 11 गुणा में 11, 11 और 11 का गुणा करेंगे तो मिलेगा 121 और 121 का गुणा कर देंगे 50 के साथ। ठीक है, तो मिल जाएगा हमें 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 एक 6, 6050 मिल जाएगा। यानी कि 2 साल का 10% की दर से जो ब्याज होगा 5000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज वो होगा 6050। अब हमें ब्याज बताना था, तो ब्याज हम कैसे निकालेंगे? 6050 रुपए हमें 2 साल के बाद कुल मिलेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे 5000 को, क्योंकि 5000 रुपए तो हमारा मूलधन था ना, इसको हम घटा देंगे तो मिलेगा हमें 1050। यानी कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है? 1050 रुपए है। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस ऑप्शन में 1050 दिया गया है। तो आप देख सकते हो बी ऑप्शन में सेम हमें 1050 दिया गया है। तो 2 साल के बाद 10% की दर से 5000 रुपए का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? 1050 रुपए होगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा मैथ का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपका बेटा किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप लाइव चैट के थ्रू अपना डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।